नमस्कार, ऑनस्ट्री इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं आपका भारत का इतिहास। भारत के इतिहास के अंतर्गत हमने पिछली कक्षाओं में गुलाम वंश के बारे में अध्ययन किया था। आज हम आगे खिलजी के बाद तुगलक वंश में तुगलक वंश के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो देखिए आपका तुगलक वंश की स्थापना 1320 में गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा की गई थी। गयासुद्दीन तुगलक पहले शासक थे और यही संस्थापक थे, परंतु इनका कोई विशेष योगदान या विशेष काम आगे रहा नहीं। इनका सिर्फ परीक्षा में आता है आपका, इन्होंने नहर खुदवाया था। कृषि के विकास के लिए क्या किया था इन्होंने? नहर खुदवाया था। तो दिल्ली सल्तनत में एक ऐसा पहला शासक था जिन्होंने कृषि के विकास के लिए नहर खुदवाने का क्या किया था? आपका काम किया था। इसको याद रखिए, ये परीक्षा में प्रश्न आता है गयासुद्दीन तुगलक के बारे में। ठीक है, याद रखेंगे गयासुद्दीन तुगलक के बारे में। नहर खुदवाया था इन्होंने जो है आपका, और इनका उपनाम क्या था? गाजी मलिक था। सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण कराया और संभवतः नहरों का निर्माण करने वाला गयासुद्दीन प्रथम क्या था? सुल्तान था। दूसरा शासक बने आपका मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे क्या कहा जाता है? अभागा आदर्शकारी कहा जाता है। इसके बारे में हमने जो है आपको भी चर्चा थोड़ी देर पहले किया है। 1325 से लेकर के 1351 तक का था इनका शासन। काफी लंबा समय तक था, 25-26 साल। 25-26 साल उन्होंने शासन किया था। और इनका वास्तविक नाम था जूना खां। ठीक है, बचपन का नाम था जूना खां। मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठा। जब राजा महाराजा मध्यकालीन जो दिल्ली सल्तनत के जो राजा थे ना, वो जब राज्याभिषेक उनका होता था तो नाम जो है आपका चेंज होता था। ठीक है, राजा वाला नाम, पहले नाम इनका नाम था जूना खां। क्या नाम था? जूना खां। परीक्षा में आता है, याद कीजिए, जूना खां नाम था इनका। और मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठे, अभागा आदर्शकारी कहते हैं। जूना खां को उलूम खां की उपाधि अपने जीवन काल में उसे उत्तरा घोषित घोषित कर दिया गया था। देखिए, गयासुद्दीन तुगलक ने अपने जीवन काल में ही मोहम्मद बिन तुगलक को क्या कर दिया था? उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। साथ ही उन्होंने उलूम खां की उपाधि इनको प्रदान की थी। ठीक है, याद रखिएगा। 1325 में गयासुद्दीन तुगलक को बंगाल अभियान से लौटने पर तुगलकाबाद में एक लकड़ी का महल था। उस लकड़ी के महल ने बोले चाचा आप आराम कीजिए इसमें, ऐसे करके, और लकड़ी के महल को पीछे से जाके वो गिरा दिया। ठीक है, तो वो क्या हुआ आपका? मर गया। ठीक है, इसके जो चाचा थे, है ना, गयासुद्दीन तुगलक, उनकी हत्या करने के बाद ये शासक बने। जैसे अलाउद्दीन खिलजी बना ना, अपने चाचा की हत्या किया, उसके बाद शासक बना। वैसे मोहम्मद बिन तुगलक भी जो है आपका, आ, याद रखिएगा कि बोले वहां से जब आ रहे थे, वापस आ रहे थे, तो बोले लकड़ी का महल बनाया उसके लिए, बोले आपके आराम करने के लिए मैं स्पेशल इसको बनवाया हूँ, आप यहीं आराम कीजिए थोड़ी देर, मैं तब तक के चाय पानी की व्यवस्था करता हूँ करके। और लकड़ी के महल को क्या किया आपका? ढहा दिए। इससे इनकी मृत्यु हो गई। किनकी? आपका गयासुद्दीन तुगलक की। क्योंकि अब उसके बाद शासक कौन बन गए? मोहम्मद बिन तुगलक बन गए। लेकिन मोहम्मद बिन को जीते जी अपने उत्तराधिकारी घोषित करके मारने की आवश्यकता थी? है, ये भी एक प्रश्न। ठीक है, तो वो सब में नहीं जाना है, लेकिन आपको ये समझना है ना। चलिए, मोहम्मद बिन तुगलक इतिहास में अपनी सनकी योजनाओं के लिए बहुत प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, ये आप जरूर याद रखेंगे, अपनी सनकी योजनाओं के लिए मोहम्मद बिन तुगलक विशेष रूप से जाना जाता है। अब इनका जो अभियान है उसको देखिए आपका। तो सबसे पहला जो है आपका क्या क्या कि इन्होंने पहला जो है दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि किया। गंगा यमुना का जो बीच के जो क्षेत्र है वहां पर कर वृद्धि किया, परंतु असफल हो गया, क्योंकि उस क्षेत्र में क्या है आपका? अकाल पड़ गया। ठीक है, याद रखिएगा, उस क्षेत्र में अकाल पड़ने की वजह से वो असफल हो गई योजना। तो पहला दोआब में कर वृद्धि। दूसरा जो उनका मिलता है आपका, राजधानी परिवर्तन। उन्होंने क्या किया आपका? दिल्ली से राजधानी देवगिरी स्थानांतरित करने की बात कही। देवगिरी महाराष्ट्र में है, अब उसका नाम क्या रखा आपका? दौलताबाद रखा। परंतु ये योजना भी क्या हो गई? असफल हो गई। तीसरा जो है आपका, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन चालू किया, परंतु लोगों ने अपने घर में ही टकसाल बना लिए, घर में ही सिक्का ढाल ढाल गए, है ना, मार्केट में आ गया। जैसे नकली नोट आता है ना, वैसे ही। अब उसमें वो रोक नहीं लगा पाया, लगाम नहीं लगा पाया, फलता क्या हो गई? योजना असफल हो गई। ठीक। चौथा, उन्होंने आपका कृषि सुधार करने के लिए सोचा, है ना। कृषि सुधार के लिए उन्होंने दीवान अमीर कोही की नियुक्ति की और बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए फार्म कृषि योजना चलाया। ठीक है, कि बंजर भूमि पर क्या करना है आपका? खेती करना है। और उन्होंने एक विभाग बनाया, उस विभाग का नाम क्या था? दीवान अमीर कोही। तो परीक्षा में प्रश्न आता है कि दीवान अमीर कोही की स्थापना किसने की? दीवान अमीर कोही की स्थापना किसने की? ये परीक्षा में प्रश्न आता है।
अभी आप लोग ऐसा बहुत सारा टर्म्स पढ़ोगे, दीवान अमीर को ही, दीवान खैरात, दीवान बंदगान, दीवान मुस्तखराज। मैं आप लोगों को बताया हूँ कि दीवान मुस्तखराज की स्थापना मोहम्मद खिलजी ने की थी। और दीवान अमीर को ही, ये कृषि विभाग था, इसकी स्थापना किसने की? मोहम्मद बिन तुगलक ने की। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। उसके बाद देखिए जो इनका अगला जो नेक्स्ट अभियान है वो है खुरा सालेम कराजिल का अभियान। ये अभियान भी असफल हो गया। उन्होंने पहले से सैनिकों को वेतन दे दी, परंतु युद्ध वगैरह हुआ नहीं। खुरासान और कराजिल के जो शासक थे उनके साथ में इनका क्या हो गया, आपका संधि वार्ता हो गई और मित्रता हो गई। इतने सारे लोगों को सेना में भर्ती किया था, पूरी तैयारी किया था, गोला बारूद खरीदा था, तोप खरीदा था, बहुत पैसा खर्चा किया था, लेकिन क्या हो गया आपका, वो सब काम नहीं आया और योजना सफल हो गई। इसी वजह से जो आपके इतिहासकारों ने इनके बारे में कहा है कि ये जो बादशाह है कौन, मोहम्मद बिन तुगलक, ये अभागा आदर्शकारी, अर्थात जो भी योजना बनाता था वो क्या हो जाता था, असफल हो जाता था। ठीक है, ये आप याद रखें। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन ये जो लिखा हुआ है कि मोहम्मद बिन तुगलक के ही शासनकाल में, मोहम्मद बिन तुगलक के ही शासनकाल में, देखिए आपको भारत के मैप में है ना थोड़ा सा, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही 1336 में, कब, याद कीजिए, 1336 में तुंगभद्रा नदी किनारे, कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी है, उसके किनारे में एक विजयनगर नाम का साम्राज्य स्थापित हुआ। और उसकी स्थापना किसने की? हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने। हरिहर और बुक्का ने दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की, और वो देखते देखते वो साम्राज्य इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया, ठीक है, कि आसपास में दक्षिण भारत का बहुत महत्वपूर्ण साम्राज्य बन गया। क्या नाम था? विजयनगर साम्राज्य। किसने की थी स्थापना? हरिहर और बुक्का ने की थी। इसके बारे में अलग से चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, विजयनगर साम्राज्य का। इसी के समय में हुआ था। कब हुआ था? 1336 में। प्रश्न आता है ना, कौन से सन में हुआ? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कौन से सन में हुई? हरिहर में। विजयनगर कहाँ पर है? तो ये कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी के किनारे में विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर की नींव रखी गई। और आसपास के क्षेत्रों को ये दोनों भाई हरिहर और बुक्का ने विजित किया, और विजित करके एक बड़े साम्राज्य के रूप में तब्दील किया। ठीक है, इसके बाजू में इनके पड़ोसी बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई। उसको किसने किया? अलाउद्दीन बहमन शाह ने। महाराष्ट्र से लगा हुआ है कर्नाटक से लगा हुआ है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में अलाउद्दीन बहमन शाह ने 1347 में किसकी स्थापना की? बहमनी साम्राज्य की। और बाद में यही बहमनी साम्राज्य और यही विजयनगर साम्राज्य आपस में क्या करते हैं? टकराते हैं। ठीक है, तो दक्षिण भारत के हैं इन लोग, याद रखिएगा। दक्षिण भारत के शासन में हमको विजयनगर साम्राज्य पढ़ना है और बहमनी साम्राज्य पढ़ना है, ये दोनों को हमको अलग से पढ़ना है, याद रखिएगा। जैसे अभी हम लोग थोड़े दिन पहले भी क्या पढ़ रहे थे आपका, प्राचीन भारत में पल्लव पढ़े थे, राष्ट्रकूट पढ़े थे ना, पल्लव पढ़े थे, राष्ट्रकूट पढ़े थे, चोल पढ़े थे, वो सब कहाँ के थे? दक्षिण भारत के थे। अब हमको पढ़ना है विजयनगर साम्राज्य के बारे में और बहमनी साम्राज्य के बारे में, मध्यकालीन भारत में, याद रखिएगा। और कब हुई स्थापना? हुई इसी के समय में, दोनों साम्राज्य की स्थापना इसी के समय में हुई थी, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। पहला हुआ था विजयनगर साम्राज्य 1336 में, और बहमनी साम्राज्य 1347 में। सन को याद रखेंगे ही, परीक्षा में प्रश्न आता ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1351 में विद्रोह को दबाने के लिए गया, किंतु ज्वरग्रस्त हो गया और थट्टा नामक स्थान में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, कहाँ हुई आपका? थट्टा नामक स्थान में मृत्यु हो गई। मोहम्मद बिन तुगलक जो है आपका, अफगानिस्तान में एक वो हुआ था, अफगानिस्तान या पाकिस्तान बॉर्डर पर विद्रोह हुआ था, उस विद्रोह को दबाने के लिए गया, और विद्रोह को दबाने के गया, और वहीं पर एक थट्टा नामक स्थान है, वहां पर इसकी क्या हो गई आपका? मृत्यु हो गई, याद रखिएगा, है ना। चलिए याद रखेंगे आपका। इनकी मृत्यु पर बदायूनी ने कहा है, किसने कहा है? बदायूनी ने। यह भी याद रखेंगे किसने कहा है? बदायूनी ने कहा है कि राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिली। एल्फिंस्टन ने इसको क्या कहा है? पागल सुल्तान। ठीक है, जियाउद्दीन बर्नी क्या कहते थे? विरोधी गुणों का सम्मिश्रण कहते, सम्मिश्रण वो गलत लिखा गया है समीकरण, विरोधी गुणों का सम्मिश्रण कहते थे। ठीक है, याद रखिए। तो इनके बारे में अच्छे से आपको पढ़ना है, याद रखना है। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में प्रश्न आता है। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद शासक बने कौन आपका? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था, और 51 से लेकर के कहाँ तक के था? 89 तक के। 51 से लेकर के 89 तक इन्होंने शासन किया, काफी लंबा समय इन्होंने शासन किया है, इससे भी ज्यादा समय तक शासन किया है। ठीक है,
मोहम्मद बिन तुगलक के बाद फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक की धार्मिक नीति देखिए, धर्म के प्रति क्या थे, ये बहुत ही कट्टर थे। इन्होंने, इनको औरंगजेब का पूर्वगामी कहा जाता है। इसके बाद जो औरंगजेब ही जो हुए, जो इतने कट्टर थे, इसलिए औरंगजेब का पूर्वगामी हो सकता है। औरंगजेब जो औरंगजेब इसको अपना आदर्श मानता हो, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है। इसने ब्राह्मणों पर भी क्या लगाया आपका, जजिया कर लगाया, याद रखेंगे। ब्राह्मणों पर भी क्या लगाया आपका, जजिया कर लगाया। ठीक है। मुसलमानों को पहले जो है आपका, जब तीर्थ यात्रा करते थे, मक्का मदीना की यात्रा करते थे, तो उनको टैक्स पटाना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था। ठीक है, जीएसटी जैसे लगता है। तो यात्रा वात्रा कहीं जाओगे तो आपको जीएसटी भी देखना, ट्रेन का टिकट में या फिर कोई भी बस का टिकट रहेगा, कटाओगे तो आपको जीएसटी भी देना पड़ता है ना, चाहे आप तीर्थ यात्रा में जाओ तो कहीं भी। तो वो कहलाता था आपका जजिया। तो ये जो टैक्स है वो उसको इनके ऊपर भी लागू किया गया, हिंदुओं के ऊपर भी लागू किया, है ना, जजिया करो, याद रखेंगे। इस इसने 5 शहर बसाए, काम तो बहुत अच्छे से किया है ना। 5 बड़े बड़े शहर बसाए। कौन कौन से, देखो परीक्षा में प्रश्न आता है। ठीक है। जैसे है जौनपुर, 3 तो फ से, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, फिरोजपुर। फिरोजाबाद, फतेहाबाद, फिरोजपुर। हिसार और जौनपुर को लक्ष्य याद रखेगा। ठीक है, याद कीजिए फिर भी। फिरोजाबाद, फतेहाबाद और फिरोजपुर। फिरोजपुर जो है पंजाब में है, फिरोजाबाद और फतेहाबाद उत्तर प्रदेश में है, हिसार हरियाणा में है, और जौनपुर उत्तर प्रदेश में। ठीक है, जौनपुर यूपी में। जौनपुर उत्तर प्रदेश अपने बड़े भाई जूना खां की स्मृति मनाया था। अपने बड़े भाई जूना खां मतलब मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति मनाया था। और जौनपुर कालांतर में कुछ समय बाद बहुत ही आपका धार्मिक, सॉरी, ऐसी संस्कृतियों का केंद्र बना, बहुत ही शानदार संस्कृतियों का। इसको भारत का सिराज कहते थे। कला और संस्कृतियों का बहुत महत्वपूर्ण केंद्र बना जौनपुर। इसको भारत का सिराज कहते थे। क्या कहते थे, भारत का सिराज। सिराज दूसरे देश का शहर है जो कि बहुत ही कला संस्कृति के मामले में उन्नत था। तो हम भारत का सिराज किसको कहते हैं, जौनपुर कहते हैं। याद रखिएगा, इसको क्या कहते थे आपका, भारत का सिराज कहते थे। बाद में आप लोग इसको बारे में पढ़ोगे, भारत का सिराज जौनपुर को कहते थे। ठीक है, और जौनपुर किसने बताया था, फिरोज शाह तुगलक ने। एक बार फिर से याद कीजिए, जौनपुर, हिसार, फतेहाबाद, फिरोजाबाद और फिरोजपुर, ये तीनों किसने बसाया था आपका, मोहम्मद बिन तुगलक के भाई थे, फिरोज शाह तुगलक ने बसाया। ठीक है। 5 नहरों का निर्माण कराया और 1200 बाग बगीचे बनवाए। नहर भी बनवाए 500 बड़े बड़े, और 1200 बाग बगीचे बनवाए। और अपनी स्वयं की आत्मकथा लिखी, किसमें आपका, फारसी भाषा में, फुतुहाते फिरोज शाही। तो प्रश्न आएगा आपका, बोल के देखो एक बार, फुतुहाते फिरोज शाही किसने लिखा है, फिरोज शाह तुगलक ने लिखा है। कौन सी भाषा में, फारसी भाषा में। ठीक है, स्वयं लिखता भी था। इनके दरबारी कवि का नाम क्या था, बर्नी। ठीक है, और बर्नी की रचना का नाम क्या है, फिरोज शाही। ठीक, तारीखे फिरोज शाही। जियाउद्दीन बर्नी की रचना का नाम है आपका तारीखे फिरोज शाही। और फुतुहाते फिरोज शाही किसका है, प्रश्न आता है, कंफ्यूजन मत होना। फुतुहाते फिरोज शाही है, फिरोज शाह तुगलक ने लिखा है स्वयं आत्मकथा। ठीक है, और इसके दरबारी कवि थे बर्नी, ने इसके बारे में लिखा है तारीखे फिरोज शाही। दोनों को याद रखेंगे अलग अलग। तारीखे फिरोज शाही की रचना जियाउद्दीन बर्नी ने की है, और फुतुहाते फिरोज शाही की रचना स्वयं फिरोज शाह तुगलक ने की है। ठीक है। जगन्नाथ मंदिर पर आक्रमण किया और लूटा। कांगड़ा के ज्वालामुखी मंदिर को लूटा। हिमाचल में कांगड़ा नामक जगह है, वहां कौन सी मंदिर है, ज्वालामुखी मंदिर, उसको तुड़वाया और लूटा। जगन्नाथ मंदिर को भी लूटा, ऐसा कहते हैं। यह दास प्रेमी था, बहुत सारे दास दासी रखना इनको पसंद था। नौकर चाकर दास दासी अपने दरबार में भी रखता था, अपने महल में भी रखता था। और दास दासियों की देखभाल के इन्होंने एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया था। दास दासियों को नियमित समय पर वेतन मिलते रहे, तो किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, उनका बढ़िया जो है आपका ख्याल रखा जाए, इसलिए एक अलग से एक डिपार्टमेंट बनाया था। और उस डिपार्टमेंट को कहते हैं आपका दीवान बंदगान। ठीक है, याद रखिएगा, है ना, दीवान बंदगान। ये परीक्षा में प्रश्न आता है, दीवान बंदगान। दीवान आमिर को ही किसने बनाया था, किसने बनाया था जी, प्रदीप, मोहम्मद बिन तुगलक ने। और दीवान मुस्तखराज किसने बनाया था, दीवान मुस्तखराज बाजार विभाग था वो, खिलजी ने बनवाया था। ठीक है, और दीवान बंदगान फिरोज शाह तुगलक ने। ये प्रश्न आता है एग्जाम में, आप लोग प्रश्न सॉल्व करोगे, देख लेना, प्रश्न आता है एग्जाम में।
दीवाने बंदगान की स्थापना की थी आपका फिरोज शाह तुगलक ने। ये दासों की देखभाल के लिए था, ठीक है। दीवाने खैरात की भी स्थापना की थी इन्होंने, दो, दीवाने बंदगान और दीवाने खैरात। ये दान देने वाला विभाग था। क्या करता था आपका? दान देता था। जो गरीब लोग हैं या जो ऐसे अनाथ लोग हैं उनको दान देने के लिए भी व्यवस्था करवाया था, उसके लिए अलग से डिपार्टमेंट बनवाया था, दीवाने खैरात, याद रखिएगा। नहरों का निर्माण किया, इसीलिए जो है आपका जनता से टैक्स वसूला। मैं नहर का निर्माण करवाया हूँ भाई, है ना, तो क्या करना चाहिए आपको? उपज का 10वां भाग मुझे देना चाहिए। ऐसे करके उपज का 10वां भाग को क्या करता था? ये वसूलता था, ठीक है, याद रखेंगे। और क्या किया था? अशोक के स्तंभ को मेरठ से दिल्ली लाया। दिल्ली मेरठ और दिल्ली टोपरा अभिषेक, वो बड़े हो ना अभिलेख अशोक का, और दोनों को फिरोज शाह कहाँ लाया? दिल्ली लाया। मेरठ से दिल्ली लाया एक को, और दूसरा अभिलेख को टोपरा से कहाँ लाया? दिल्ली लाया। दिल्ली मेरठ और दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? याद है कि नहीं है? उसमें से टोपरा के जो अभिलेख हैं वो और मेरठ के जो अभिलेख हैं वो, उसको दोनों को कहाँ लाया? दिल्ली लाया, स्तंभ लेख को। कौन? फिरोज शाह तुगलक। परीक्षा में प्रश्न आता है, अशोक का जो अभिलेख है उसको दिल्ली लेकर के आया वो। उसके बाद शासक बने आपका नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। नसीरुद्दीन महमूद तुगलक जब शासक बने तो उसी समय आपका 1398 में किसका आक्रमण हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट, तैमूर लंग का आक्रमण हुआ 1398 में। ये परीक्षा में कम से कम 100 बार पूछा जा चुका है इस प्रश्न को। तैमूर लंग का आक्रमण भारत में कब हुआ? कब हुआ? 1398 में, ठीक है। कौन था शासक? ये भी पूछता एग्जाम में। नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। चलिए फिर से एक बार रिवाइज करें, नाम को बस याद कर लेते हैं। हम लोग पढ़े सबसे पहले तुगलक वंश। तुगलक वंश से हमने पढ़ा आपका गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक के बाद मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के बाद नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। नसीरुद्दीन महमूद तुगलक अंतिम शासक थे जिनकी 1398 में जो है आपका आक्रमण करके उसको पद से हटा दिया गया, ठीक। इतना अच्छे से याद रखेंगे आप। 1398 में किसका आक्रमण हुआ था? तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था। ये तैमूर लंग कौन थे? ये मंगोलों के जो है चंगेज खां, चंगेज खां के ही वंशज थे ये। और बाद में इसी के ही वंशज, तुर्की थे ये एक्चुअल में, तुर्की चंगेज खां के वंशज थे। और आने वाले समय में जो बाबर हैं वो तैमूर लंग के ही वंशज होंगे और भारत में आपका मुगल वंश की स्थापना करेंगे। वो अभी आया नहीं है, वो आएंगे बाद में, लेकिन पहले ही चालू हो गया था आक्रमण करना। और तैमूर लंग का पहला आक्रमण हुआ था 1398 में, ठीक है। इतना याद होना चाहिए आपका। देखिए उसके बाद जो है आपका 1398 में आक्रमण हुआ था, लेकिन जैसे तैसे ले दे करके एक दो शासक और हैं, उन्होंने 1414 तक के शासन चलाया तुगलक वंश। बदल बदल के आपस में ज़्यादा समय तक नहीं रहे, 3-4 चेंज हो गए। फिर जो है आपका 1414 में खिज्र खां ने दिल्ली में सैयद वंश की स्थापना की, याद रखेंगे। दिल्ली में खिज्र खां ने सैयद वंश का क्या किया? आपका शासन किया, ठीक है। तुगलक वंश के बाद सैयद वंश कब से कब तक था? 1314 से 1451 तक था। 1414 से 1451 सैयद वंश। खिज्र खां सैयद ने क्या स्थापना किया था? सैयद वंश की। ये थोड़ा सा गलत लिखा गया है। लाहौर और मुल्तान पर तैमूर के प्रतिनिधि के रूप में काम किया है। तैमूर लंका का क्या था? ये प्रतिनिधि था। इसके पहले आक्रमण किसका हो गया था? तैमूर लंका हो गया था। तो तैमूर लंग आक्रमण करके चल दिया था, तो उसका प्रतिनिधि अब शासन करने आएगा, तो उसका प्रतिनिधि कौन था? सैयद, खिज्र खां सैयद। और लाहौर और मुल्तान पर इन्होंने क्या किया? आपका सबसे पहले सत्ता स्थापित की सैयद वंश ने। फिर 1414 में दिल्ली पर आक्रमण करके अधिकार कर लिया। पहले 1398 में जब तैमूर लंग आक्रमण किया था ना, तो उसका प्रतिनिधि ग्रुप ने मुल्तान और लाहौर पर सत्ता काबिज कर लिया था सैयद वंश ने, खिज्र खां सैयद ने।
फिर 14 से 14 में क्या किया, दिल्ली को भी हड़प लिया और दिल्ली पर सत्ता स्थापित कर ली सैयद ने। और इसी का जो वंश है वो कहलाता है सैयद वंश। ठीक है। दूसरा जो है आपका, इसी के शासक हुए मुबारक शाह। शासक हुए आपका मुबारक शाह। इसके दरबार में एक कवि थे, याहिया बिन सरहिंदी। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन सिर्फ याद करेंगे आपका। इनके दरबार में जो है आपका याहिया बिन सरहिंदी थे, जिन्होंने तारीख मुबारक शाही नामक ग्रंथ की रचना की। ठीक है, ऐसा नाम था इनका, याहिया बिन सरहिंदी। इन्होंने तारीख मुबारक शाही नामक ग्रंथ की रचना की, मुबारक शाह के तारीफ में। ठीक है। फिर शासक बने अलाउद्दीन आलम शाह। जब अलाउद्दीन आलम शाह जब शासक थे, उसी समय 1451 में, दिख रहा है ना, ये छोटा तो नहीं लग रहा है, बड़ा कर दूं? जब अलाउद्दीन आलम शाह जब शासक थे तो 1414 में 1414 में बहलोल लोदी ने इन्हें आक्रमण करके परास्त कर दिया और लोदी वंश की स्थापना की। बहुत सिंपल है, परीक्षा में प्रश्न नहीं आता। सैयद वंश का प्रश्न परीक्षा में आने की संभावना बहुत कम है। ठीक है। जिसमें मैं ज़्यादा जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बोलता हूँ ना, है ना, वहीं से प्रश्न आता है। ठीक है। और जिसमें मैं शांत रहता हूँ, थोड़ा सा कम समझाता हूँ, समझ जाना, वहाँ से प्रश्न आने की संभावना बहुत कम है। ठीक है, क्योंकि मैंने प्रश्न को सॉल्व करके देख लिया है अभी तक के। तुम लोग भी प्रश्न सॉल्व करके देखोगे, तुम लोग भी जान जाओगे कि कहाँ से प्रश्न आता है, कहाँ से प्रश्न नहीं आता, और उसी से फोकस करोगे। ठीक है, चलिए। सैयद वंश से प्रश्न उतना आने की संभावना बहुत कम है। इसके बाद लोधी वंश है। लोधी वंश का शासन जो है आपका 1451 से लेकर के 1451 से लेकर के 1526 तक था। 1451 से लेकर के 1526 तक इनका शासन था लोधी वंश का। और भारत में इन्होंने सबसे पहले अफगान वंश की स्थापना की थी। इसके पहले के लोग अफगानी नहीं थे, तो वो क्या थे आपका, अरब के शासक थे, फारस के शासक थे। ठीक है, लेकिन ये लोग कौन थे आपका, अफगान थे। तो याद रखिएगा अच्छे से कि लोदी वंश जो है वो प्रथम अफगान वंश के नाम से जाना जाता है। और दूसरा एक और हम लोग और पढ़ेंगे, सूर वंश करके। सूर बीच में पढ़ेंगे हम लोग, सूर। इसको शेर शाह सूरी ने स्थापना किया था, वो द्वितीय अफगान वंश है। ठीक है, ये पहला अफगान वंश है और शेर शाह सूरी का दूसरा अफगान वंश है। ठीक है, याद रखिएगा। लोधी वंश का शासन 1451 से लेकर के 1526 तक था। और इसके संस्थापक का नाम क्या है आपका, बहलोल लोदी। क्या नाम है, बहलोल लोदी नाम है। बहलोल लोदी के बाद आपका शासक बनते हैं सिकंदर लोदी, जो एक महत्वपूर्ण शासक थे। ठीक है, सिकंदर लोदी याद रखेंगे। इसके बाद शासक बने आपका सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी सिकंदर लोदी जो है आपका, ये भी एक प्रकार का धर्मांध शासक था, धर्म को ज्यादा महत्व देने वाला शासक था सिकंदर लोदी। जैसे फिरोज शाह तुगलक देता था, लेकिन फिर भी फिरोज शाह तुगलक से थोड़ा कम था, है ना, याद रखेंगे। फिर भी ये मानते हैं कि धर्मांध शासक तक उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बारे में आप बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न याद रखेंगे कि 1414 में इन्होंने एक शहर बसाया। कौन सा शहर, आगरा। ठीक है, ये प्रश्न एग्जाम में कई बार आ चुका है कि आगरा शहर किसने बसाया। किसने बसाया, सिकंदर लोदी ने बसाया। और आगरा का ताजमहल कौन बनवाया, शाहजहां बनवाया। अभी उसको नहीं पढ़े हो, मुगल काल पढ़ोगे तब पढ़ोगे। मुगलों ने अपनी प्रारंभिक राजधानी आगरा को भी बनाई थी कुछ समय के लिए, और वहां पर ताजमहल शाहजहां ने बनवाया, शाहजहां। ठीक है, तो याद रखिएगा आगरा की स्थापना कब हुआ, 1504 में। और दिल्ली की स्थापना कब हुआ था, 11वीं शताब्दी में हुआ था दिल्ली की स्थापना। कब, कौन किया था, तोमर वंश के राजा अनंगपाल ने किया था। देख, भूल गया नहीं है। अभी फिरोज शाह ने 5 शहर कौन कौन सा बताया करके पूछूंगा तो याद आ जाए। कौन सा बताया था बताओ, फिरोज शाह ने 5 शहर बताया था, कौन कौन सा, जौनपुर और हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद और फिरोजपुर। ठीक है, तो ऐसे शहरों के नाम को भी याद रखेंगे भाई आप लोग। तो आगरा शहर की स्थापना 1504 में हुआ। आगरा शहर की स्थापना की आपका सिकंदर लोदी ने।
सिकंदर लोदी कवि भी था और एक उपनाम गुलरुखी के नाम से साहित्य की रचना करता था। गुलरुखी नाम से एक उनका नाम, अपना नाम लेता था गुलरुखी, और उसके नाम से साहित्य लिखता था वो। ठीक है, गुलरुखी नाम से साहित्य की रचना करता था कौन? सिकंदर लोदी, कवि भी था। संगीत का एक ग्रंथ है सिकंदरे लज्जत है सिकंदरी, है ना, इन्होंने ही लिखा है सिकंदर लोदी ने, लज्जत ए सिकंदरी। इसका लिखा है किसने? आपका सिकंदर लोदी ने लिखा है। भूमि के पैमाने हैं तो गजे सिकंदरी नामक पैमाना चलाया जो 30 इंच का था। ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऐसा है कि भूमि को नापने के लिए उन्होंने एक इकाई बनाई थी, उसको गजे सिकंदरी कहते थे। बहुत नींद आ रहा है हैं? कैसे एकदम मनमाने जमाई लेते रहते, मैं पढ़ाते रहता हूँ तो बोर लगता है कि इतिहास है? कैसे पूर्णिमा, बोर लगता है? ऐसे करके करते रहते हो ऐसे करके नींद आता है? पानी वानी पियो, पानी पियो ना, पानी अरे उतना बोर नहीं लगता यार इतिहास, ठीक है, पढ़ोगे इंटरेस्ट से तो नहीं लगेगा बोर। चलो, सिकंदर लोदी आगरा शहर बसाया था, और गजे सिकंदरी भूमि को नापने की एक इकाई होती है, उसको इन्होंने आपका लॉन्च किया था, मतलब बनाया था। ठीक है, इतने याद रखेंगे। और संस्कृत का एक आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में, संस्कृत में एक आयुर्वेद ग्रंथ था, उसका फारसी में अनुवाद करवाया। अब उसका नाम क्या था आपका? फारसी में अनुवाद कराया आपका गज लज्जत सिकंदरी तो पहले हो गया था, गज सिकंदरी के नाम से, नहीं सॉरी, गज सिकंदरी तो पैमाना चलाया था, फहरंगे सिकंदरी। थोड़ा सा वो प्रिंटिंग मिस्टेक कर दिया लड़का जो टाइप किया है इसको, है ना। मैं जब टाइप करता हूँ तो सही टाइप होता है, इन लोग टाइप करते हैं ना तो आधा टाइप करते हैं, आधा। फहरंगे सिकंदरी, एक बार फिर से हम इसको रिवाइज करेंगे, फहरंगे सिकंदरी। 3 चीज को बता रहा हूँ, ठीक है। इन्होंने जो है आपका संगीत का ग्रंथ लिखा, उसका नाम था लज्जते सिकंदरी। ठीक है, भूमि नापने की एक पैमाना बनाया था, उसको कहते हैं गजे सिकंदरी। और संस्कृत का एक आयुर्वेदिक ग्रंथ ग्रंथ है, आयुर्वेद का ग्रंथ है, संस्कृत में जो लिखा था उसका फारसी में अनुवाद करवाया, उसका नाम क्या रखा? फहरंगे सिकंदरी। ओके, आगे समझ? ठीक है, नोट्स में आपको मिल जाएगा, तनाव मत लीजिए, मैं सुधार करवा दूंगा अभी इसको। ठीक है, चल। गुजरात का जो एक शासक था उसका नाम था मोहम्मद बेगड़ा। ठीक है, तो उसको भी गलत कर दिया लड़का। ठीक है, महमूद बेगड़ा नाम था, गुजरात का एक शासक था, उसका नाम हमको मिलता है आपका महमूद बेगड़ा। ठीक है, ये महमूद बेगड़ा इसका समकालीन था। ठीक है, याद रखेंगे, प्रश्न कई बार आ जाता है ना। महमूद बेगड़ा कहाँ का शासक था? गुजरात का शासक था, और किसके समकालीन था? सिकंदर लोदी के समकालीन। इतना ही बस याद रखेंगे, और कुछ याद नहीं रखेंगे परीक्षा में, क्योंकि आ चुका है ये प्रश्न। महमूद बेगड़ा कहाँ का शासक था? तो महमूद बेगड़ा था गुजरात का शासक, इसके समय में था। ठीक, उसके बाद आपका इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी, इसके शासनकाल में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ 1526 में। याद रखिएगा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट शासक है, ये भी धर्म के प्रति कट्टर था इब्राहिम लोदी। और इब्राहिम लोदी क्या हुआ आपका 1526 में उसके ऊपर आक्रमण हुआ, और आक्रमण किसने किया? आक्रमण किया आपका बाबर ने। पानीपत का प्रथम युद्ध, अब देखो पानीपत का 3 युद्ध हुआ है, तीनों परीक्षा में आता है। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का जो द्वितीय युद्ध होता है उसको लड़ते हैं आपका 1556 में होता है वो। ठीक है, इसमें मुगल वंश की स्थापना होती है, बाबर और हेमू के, अकबर और हेमू के बीच में हुआ था वो। ठीक है, फिर उसके बाद पानीपत का तीसरा युद्ध होती है मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में, है ना। तो तीनों युद्ध को आप याद रखेंगे, लेकिन अभी पहला को याद कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में किसके किसके बीच हुआ था?
बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इसमें इब्राहिम लोदी क्या हुआ आपका, पराजित हुआ और मुगल साम्राज्य की स्थापना हो गई। ठीक है, याद रखिए। बाबर को बाबर को आक्रमण करने के लिए इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां और दौलत खां और चित्तौड़ के शासक राणा सांगा ने क्या किया था, आमंत्रित किया था। और बाद में जब बाबर आया तो उन्होंने क्या कर दिया, राणा सांगा को ही समाप्त कर दिया। ठीक है, और इस प्रकार जो है आपका मुगल वंश की आपका नींव रखी गई। चलिए यहां तक हुआ, आगे समझ याद रखेंगे, है ना। 5 मिनट का समय भी और बचा है। ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं सल्तनत कालीन प्रशासन के बारे में, जैसे कि आपका दीवान मुस्तखराज की स्थापना किसने की थी, है ना। तो दीवान मुस्तखराज की स्थापना किसने की थी, अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। दीवान रियासत किसने बनाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। दीवान अमीर को ही मोहम्मद बिन तुगलक ने। दीवान खैरात किसने बनाया था, फिरोज शाह तुगलक ने। दीवान अर्ज किसने बनाया था, बलबन ने। सैन्य विभाग था ना, दीवान अर्ज। ये सब परीक्षा में आता है और आएगा ही ये परीक्षा में, याद रखेंगे। दीवान बंदगान किसने बनाया था, फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। ठीक है, सल्तनत का जो सैन्य संगठन था वो चंगेज खां के दशमलव प्रणाली पर आधारित था। सल्तनत का कर व्यवस्था ये दिया है ना, उत्र, खराज, जजिया और जकात। ये जजिया है ना, कौन सा है ये, जजिया है, जजिया और जकात। तो उस्र क्या होता था, भूमि कर का जो केवल भूमि टैक्स था, वो भूमि कर जो केवल मुसलमानों से लिया जाता था। खराज क्या था, जो मुसलमान नहीं था उससे लिया जाता था, मुसलमानों से कम टैक्स, और जो मुसलमान नहीं है उससे ज्यादा, इसलिए नाम अलग अलग है, उस्र और खराज। इससे यह पता चलता है कि इन लोग क्या थे, कट्टर स्वभाव के रहे होंगे तभी ऐसा करते थे, धर्म में भेदभाव। ठीक है, जकात धार्मिक कर है जो केवल मुसलमानों से लिया जाता था, जिसका, ठीक है, वो गलत टाइप कर दिया है। जजिया धार्मिक कर है जो गैर मुसलमानों से वसूला जाता था। ठीक है, जकात और जजिया जो मुसलमान होते थे, जो तीर्थ वगैरह करते थे, जाते थे, उसको मुसलमानों से वसूलते थे, उसको जकात बोलते थे। और हिंदुओं से जो वसूला जाता था या बाकी लोगों से, वो जजिया है। ठीक है, खम्स, खम्स ये था कि लूट का जो माल है उसका 4/5 हमें देना, 4/5 भाग हमको देना है, ये खम्स कहलाता था। लूट का माल, जैसे कोई भी आसपास के इनके जो लोग थे, वो लोग लूट करते थे, तो लूट का 4/5 राजा को देना पड़ता था, बाकी को क्या करते थे, स्वयं रखते थे वो। ठीक है, तो वो खम्स कहलाता था। तो ये क्या है आपका, सल्तनत कालीन टैक्स है, कर व्यवस्था है। देखिए उसके बाद फिर जो हम लोग पढ़ेंगे आपका मुगल साम्राज्य, मुगल साम्राज्य के बारे में। तो कल ज़्यादा चर्चा करूंगा, आज मैं थोड़ा सा इसके बारे में आउटलाइन, थोड़ा सा कहानी गढ़ देता हूँ। देखिए पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ, उसमें इब्राहिम लोदी की क्या हो गई, हार हो गई। और इब्राहिम लोदी की हार के साथ ही लोदी वंश की सत्ता समाप्त। यहाँ से अब दिल्ली सल्तनत हो गया खत्म। ठीक है, अब कौन सा वंश आएगा, मुगल वंश आएगा, बिल्कुल। और मुगल वंश की स्थापना किसने की आपका भारत में, बाबर ने की, 1526। बाबर अपने जीवन भर युद्ध लड़ा है, युद्ध जीवन भर। ठीक है, जब तक तो जिंदा तब तक युद्ध लड़ा है। और उन्होंने भारत में 4 निर्णायक युद्ध लड़े, और चारों निर्णायक युद्ध ने यह सिद्ध कर दिया कि भारत में अब किसकी सत्ता रहेगी, बाबर की सत्ता रहेगी, मुगलों की सत्ता रहेगी। ठीक है, उस पहले युद्ध जो है ना, उसमें आता है आपका पानीपत का युद्ध। देखिए दिल्ली में लड़ा आपका पानीपत का युद्ध। ठीक है, याद रखेंगे आपका पानीपत कब हुआ आपका, 1526। मैप को थोड़ा सा दिमाग में इमेजिनेशन करिए, दिमाग में थोड़ा सा मैप को इमेजिनेशन करिए ताकि याद रहे वो। इसके बाद जो है आपका दूसरा युद्ध जो हुआ, वो हुआ आपका 1527 में, 1527 में। ये खानवा का युद्ध था, खानवा नामक एक जगह है राजस्थान में, वहां पर हुआ। और खानवा के युद्ध में किसके साथ लड़ा, वो राणा सांगा, जो इसको स्वयं बुलाया था। ठीक है, बाबर को सहायता दिया था जब इब्राहिम लोदी के साथ जब युद्ध हुआ था ना। देखिए पहले देखो, इधर ध्यान से सुना, राजस्थान और दिल्ली लगा हुआ है। पहले दिल्ली में कौन था, इब्राहिम लोदी था, और राजस्थान में कौन था, राणा सांगा। तो कहीं ना कहीं इब्राहिम लोदी के साथ उसका क्या था, टक्कर था।
तो बोले बाबर को, तू एक काम करो, इब्राहिम लोदी को सत्ता से हटाओ, ठीक है, उसके ऊपर आक्रमण करो। फिर ये सोचे होंगे आपका राणा सांगा लोग कि पहले तो आक्रमण करवाता हूँ इसके ऊपर, इसको निपटाता हूँ, फिर बाद में देख लूंगा इसको बाबर को करके। लेकिन उल्टा क्या हुआ, बाबर ने इसी के ऊपर युद्ध कर दिया, खानवा का युद्ध 1527 में। और इस प्रकार राजस्थान का भी बहुत सारा क्षेत्र किसके पास चला गया, बाबर के पास चला गया। इसके बाद जो है आपका, जैसे कि इधर दिल्ली है, दिल्ली के बाद इधर जो है राजस्थान पड़ता है, यहाँ पर है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में मेदिनी राय का शासन था, मेदिनी राय, वहां पर उन्होंने लगाया आपका चंदेरी का युद्ध, याद रखिएगा। ये चंदेरी का युद्ध कब हुआ, 1528 में। चंदेरी, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में एक जगह है आपका चंदेरी, है ना, वहां पर हुआ चंदेरी का युद्ध। चंदेरी के युद्ध के बाद जो है आपका बिहार में घाघरा करके जगह है ना, वहां पर हुआ घाघरा के युद्ध। तो ये है आपका घाघरा। सबसे पहले आपका पानीपत, पानीपत का 1526, फिर आपका खानवा का 1527, फिर 1528 में चंदेरी, और 1529 में घाघरा, ठीक है, और 1530 में बाबर की मृत्यु, ठीक है। तो याद रखिएगा पूरे भारत में उन्होंने जो है आपका, उत्तर भारत में मान के चलते हैं, 4 युद्ध लड़ा था, और चारों में भारत बाबर की विजय हुई थी। और इस प्रकार ये तय हो गया कि अब कौन करेगा सत्ता, बाबर। बाबर आपका जब मरे, है ना, 1530 में बाबर मरे, तो उन्होंने सत्ता सौंप दी अपने बेटे, बड़े बेटे हुमायूं। सबसे बड़ा बेटा था हुमायूं। हुमायूं बहुत ही लायक बेटा था इसका, योग्य, है ना। उन्होंने क्या किया आपका, चुपचाप, है ना, और जब पिताजी ने बोला था कि बेटा ना शासन को अकेले नहीं भोगना है, अपने भाइयों को भी जो है आपका शासन सत्ता को देना। तो हुमायूं ने अपने राज्य का 4-5 हिस्सा कर दिया, ठीक है। इसके भाइयों का नाम हमको मिलता है आपका, बाबर के 4 बेटे थे, जिसमें आपका असगरी था, एक हिंदाल था, एक का नाम कामरान था, एक उसका सौतेला बेटा भी था मिर्जा मसूद, वो भी था। अपने पास उन्होंने आपका, है ना, बदक्सा प्रदेश था उसको रखा हुमायूं ने, बाकी प्रदेशों को जो है आपको अपने भाइयों को दे दिया। ये हुमायूं की सबसे बड़ी गलती थी। हुमायूं स्वयं अगर केंद्रीय सत्ता रखता, ठीक है, तो हो सकता था कि और अच्छा से मजबूती के साथ में रखता वो रहता। लेकिन उन्होंने क्या किया था, अपने राज्य का बंटवारा कर दिया अपने भाइयों में। बोले तुम इसको रख लो, तुम इसका शासन चलाओ, तुम इसको रख लो, तुम इसका शासन चलाओ, ऐसे करके अलग अलग बांट दिया। और स्वयं जो है आपका वो भी एक, जितना हिस्सा बाकी लोग मिले थे उतना हिस्सा का वो भी क्या बन गया आपका, शासक बन गए, ठीक है। ये आपका हुमायूं की गलती थी, याद रखिएगा, है ना। इसके बाद हम लोग हुमायूं ही पढ़ेंगे, है ना। बाबर के बारे में कुछ कुछ देख लेते हैं। जैसे बाबर ने सभी युद्धों को जीता। उस्ताद अली और मुस्तफ़ा, ये दोनों जो हैं आपका, उस्ताद अली और मुस्तफ़ा, ये दोनों बाबर के तोप चलाने वाले तोपची थे। कौन कौन से, क्या नाम था आपका, उस्ताद अली और मुस्तफ़ा, ये दोनों को याद रखेंगे, ठीक है। नहीं हो रहा है। बाबर के 4 बेटे थे, हुमायूं, हुमायूं, कामरान, असगरी और हिंदाल। 1530 में आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई और उसे आगरा के ही आराम बाग में दफनाया गया। लेकिन बाद में उसके अस्थियों को दूसरे जगह ला करके दफनाया, लाहौर में, ठीक है, काबुल में, सॉरी काबुल में। और काबुल में इसका क्या है, मकबरा है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। बाबर की जब मृत्यु हुई तो इसको आगरे में दफनाया गया था, आगरा में। लेकिन कुछ समय बाद जो है आपका आगरा से उसके मकबरा को कहाँ ले गया आपका, काबुल, और काबुल में दफनाया गया। तो अगर प्रश्न आता है कि बाबर का मकबरा कहाँ है, तो क्या बताओगे, काबुल में बताओगे। पूछा गया एग्जाम में, ठीक है, इसलिए बता रहा हूँ, है ना, एग्जाम में पूछा जा चुका है। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे खानवा के युद्ध में इन्होंने जिहाद का नारा दिया था। जिहाद मतलब होता है धर्म युद्ध। बोले अगर हम इस युद्ध को नहीं लड़ेंगे तो हम धर्म को क्या नहीं कर पाएंगे, स्थापित नहीं कर पाएंगे। धर्म को हमारी स्थापना क्या है, जरूरी है। तो बोले जितने भी लोग थे इनके साथी, धार्मिक लोग, सबको क्या कर दिया, युद्ध में धकेल दिया। तो धर्म युद्ध के नाम से जाना था, जिहाद का नारा दिया उन्होंने। कहा कौन से युद्ध में, खानवा के युद्ध में। पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था उसमें बाबर ने सबसे पहले तोप का प्रयोग किया, तोप, याद रखेंगे। पहले तोप का प्रयोग नहीं होता था, तोप का प्रयोग प्रारंभ किसने किया है, बाबर ने किया है, ठीक है। उस्ताद अली और मुस्तफ़ा,
इसके 2 सेनापति थे जो तोप चलाते थे। परीक्षा में ये भी प्रश्न आ चुका है। उसके बाद फिर जो है आपका चंदेरी के युद्ध और घाघरा के युद्ध में और कोई कुछ इंपॉर्टेंट वगैरह नहीं है। ठीक है, बस इतना ही याद रखिएगा बाबर के बारे में। बाबर के बारे में फिर हम कल पढ़ेंगे हुमायूं के बारे में। बाबर के बेटे का नाम हुमायूं। अब इसके बाद सत्ता हुमायूं के पास चला गया। ठीक, चलिए फिर आज के लिए केवल इतना ही करते हैं। समझ आया आपको? मैं नोट्स में करेक्शन करवा देता हूँ और आप लोगों को ताकि वो मिल जाए, है ना। चलिए, धन्यवाद।